गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे लास्ट लेक्चर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कहेंगे प्यार से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर बोलिए अग्रीमेंट। तो टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख करके रख दिया है। आप लोग अभी लिखिए मत, पहले आप लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद लिखिए, मैं समय दूंगा, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिएबिलिटी, यानी एनफोर्सिएबिलिटी के अनुसार कौन कौन से प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं, फॉर्म होते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से टाइप्स है। फॉर्मेशन यानी लिख के फॉर्म हुआ, बोल के फॉर्म हुआ, that is according to formation. According to performance, यानी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म आज करना है कि कल करना है, उसके अकॉर्डिंगली भी टाइप्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएट हुए। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अच्छा, अब रिया सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिएबिलिटी, इस पोर्शन को आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लिखा गया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से सभी को पता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसे मैं कोर्ट में लेके जाऊं तो विच कैन बी एग्जीक्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एग्जीक्यूट करा के मिलेगा, एनफोर्स करा के मिलेगा। इसका मतलब क्या बताया था कि जैसा टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली तय हुआ था दोनों पार्टीज में, वैसा परफॉर्म आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करना है तो पार्टी को मॉनेटरी डैमेजेस देने पड़ेंगे दूसरे को, इफ वन पार्टी फेल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। याद है ना? हाँ, दैट इज अ रेमेडी। तो that is called as valid contract. Valid contract is a contract which is enforceable by law. And what is void agreement? Void agreement means an agreement which is not enforceable by law. और not enforceable by law कब रहेगा? जब enforceability के हमने कल और परसों देखे हुए 10 कंडीशन प्रेजेंट नहीं होंगे, तब जाके मैं कहूंगा कि that agreement is not enforceable by law. जैसे दोनों पार्टीज में से एक पार्टी incapable to contract है, या दोनों का म्यूचुअल कंसेंट प्रेजेंट नहीं है, या दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट नहीं है, या फिर सर्टेनिटी टर्म्स एंड कंडीशन को लेके तीछा नहीं है, देन आई कैन से द अग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वॉइड। बात समझ में आई? ये हो चुका है, पता है सबको? अच्छा, अब आज का नया वॉइड अग्रीमेंट के दो प्रकार है, एक वॉइड एब इनिशियो और दूसरा वॉइड सब्सिक्वेंटली। अच्छा, वॉइड एब इनिशियो भावेश, इसका मतलब होता है इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। क्या होता है इसका मतलब? इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग when the agreement was made। जिस दिन अग्रीमेंट आपने किया था उसी दिन से वो अग्रीमेंट वॉइड था, वो वैलिड कभी हुआ ही नहीं। सर कैसे? मुझे बेचना था ब्लैक हॉर्स, साक्षी समझ रही थी व्हाइट हॉर्स। क्या है ये? इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, सही है ना? घोड़ा वहां पूना में फार्म हाउस में मर चुका है, व्हाइट हॉर्स, जिसे मुझे साक्षी, नया केस बता रहा हूं, आपको बेचना है, मुझे हॉर्स बेचना है। जो हॉर्स मुझे बेचना था, मुझे भी फैक्ट ऑफ द केस नहीं पता, वो पूना में मर चुका है और मैं यहां बेचने का अग्रीमेंट कर रहा हूं और साक्षी मेरे से खरीदने का अग्रीमेंट कर रही। अरे सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो चुका है यार। तो इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि जिस दिन आपने अग्रीमेंट किया उस दिन सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट में था ही नहीं। बात समझ में आई? इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अरे समझा क्या? मैंने बोला कि मुझे अपना एक प्लॉट बेचना है, साक्षी को पता है कि ताराचंद सर के पास वर्धा रोड पे मस्त वाला प्लॉट है। तो बोले सर आएगा, मैं खरीद लेती। बोले कितने में बेच रहे? बोला यार बेच रहा मैं 30 लाख में। तो बोले सर मैं खरीद लेती, मुझे चाहिए 2500 स्क्वायर फीट का, मुझे आपका प्लॉट चाहिए। लेकिन मेरे पास तो 3 प्लॉट है, वर्धा रोड पे भी है, कयमेश्वर रोड पे भी है, उमरेड रोड पे भी है। मैं उमरेड रोड का बेच रहा था। बात समझी?
यानी आई अग्रीड अपॉन दी डिफरेंट थिंग and Sakshi agreed upon the different thing. There is no mutual consent, so this agreement is void from the beginning when it was made. जिस दिन हुआ था उसी दिन से वो void था, वैलिड था ही नहीं. बात समझी? This is void from the beginning. बहुत ही सिंपल है यार. 10 essential elements में से कोई भी मिसिंग है at the time of formation of contract तो void agreement है. बात समझी? अच्छा, void subsequently इसका मतलब क्या है? When the agreement was made, that was valid, but subsequently it becomes void. नहीं समझी बात क्या थी? जब अग्रीमेंट किया गया था वो वैलिड था, आगे चल के वो void डिक्लेयर हुआ. ऐसा कब होगा? सोचो. हाँ, बराबर. सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स void सब्सिक्वेंटली. बिल्कुल करेक्ट है. घोड़े घोड़े पे ही जा रहे हैं अपन. दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं. मैंने प्रॉमिस किया कि मैं ख्याति को मानिकचंद गुटखा बेचूंगा 10 लाख के. उसने गुटखा बेचने का धंधा शुरू कर दिया. मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 10 लाख के मानिकचंद गुटखे तेरे को बेचूंगा. प्रॉमिस किया. मेरे लिए भी एबल टू परफॉर्म माय ऑब्लिगेशन था, तुम्हारे लिए भी एबल टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन था. लेकिन प्रॉमिस होने के 2-3 दिन बाद रिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में गुटखा बेचने के लेके बैन लगा दिया. और मानिकचंद गुटखे के ऊपर बैन लगाया, अभी आपने सुना है क्या? नहीं. अरे बैन लग चुका है ना. पहले वो ऐड आती थी ना उसकी, वो देखो एक लड़की आती थी, आपने ऐड देखी क्या पता नहीं, व्हाइट सलवार सूट में एक हरा दुपट्टा यहाँ बांध के दिना दिन धा करके नाचते हुए, फिर वो हीरो आता था. नहीं देखा तीशा? फिर वो हीरो हंडी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता था. हाँ, मानिकचंद फिर ऊपर चढ़ने के बाद चुपचाप हंडी, वो ने दही हंडी नहीं क्या फूटती है, वो गोपाल अष्टमी होती है उस दिन, तो उस दिन वो हंडी, जन्माष्टमी, तो हंडी फोड़ने का ना, हंडी नहीं फोड़ता, पीछे से गुटखा निकालता, उसको फाड़ता. पहले गुटखा खाता, फिर वो हंडी फोड़ता, और फिर वो डायलॉग बजता, ऊंचे लोग ऊंची पसंद दिना दिन दा. ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना? तो सुना है ना. अब वो ऐड बदल के मानिकचंद गुटखे की बजाय नए कुछ तो भी नए प्रोडक्ट पे आई थी, उन्होंने चेंज करके. हाँ, रजनीगंधा पे. बराबर बोली थी, उसको पता है रजनीगंधा पे आई थी. बराबर है, रजनीगंधा पान मसाला इस पे आई थी अभी वो, क्योंकि गुटखा बैन हुआ है. तो है ना, कहने का मतलब वो था. तो सच में ये फैक्ट ऑफ द केसेस है कि वो बैन हो गया. लेकिन जिस दिन हमने अग्रीमेंट किया, मैंने और ख्याति ने, उस दिन बैन नहीं था. यानी when the agreement was made, that was valid, but subsequently it becomes void हो गया. अब ख्याति बोल नहीं सकती, नहीं ताराचंद सर मेरे को गुटखा चाहिए, आप अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करो. अबे परफॉर्म करूंगा तो जेल में जाऊंगा ना. यानी both the parties are unable to perform their respective obligations due to ban by Maharashtra government. क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट अभी इलीगैलिटी में चला गया ना रे. नहीं समझी बात? दो बातों की वजह से सब्सिक्वेंटली वॉइड हो सकता है. एक इलीगैलिटी की वजह से या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की वजह से. नहीं समझा? मैंने बोला ये बिल्डिंग उर्वी तेरे को बेचूंगा. जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन बिल्डिंग थी. 2 दिन बाद सुनामी आ गई, बिल्डिंग बह के गुजरात चली गई. अब क्या बेचूं? It becomes void subsequently, भावेश. But when the agreement was made, that was valid. समझा कि नहीं समझा? भावेश समझा क्या? नहीं समझाऊंगा तो और एक समझाता. सुन, भावेश ने प्रॉमिस किया कि एक्स को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे बेटी से शादी करूंगा. खबर सुनने के बाद जब अग्रीमेंट हुआ, दोनों में अग्रीमेंट हुआ ना, हाँ, 2 दिन बाद एक्स की जो डॉटर थी वो पागल हो गई, अनसाउंड माइंड चली गई. अब जब अग्रीमेंट हुआ वो तो साउंड माइंड थी ना.
तो एट दैट टाइम द अग्रीमेंट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स वॉइड, क्योंकि वो भी पागल हो चुकी है। वन पार्टी इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना रे, वन पार्टी कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, एक इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है। फिर भी अगर भावनाओं में बह के तेरे को शादी करनी है तो कर सकता तू, लेकिन जन्म भर झेलना पड़ेगा फिर। या साउंड माइंड वाली बीवी नहीं झेलनी होती तो चलो, तो कहने का मतलब वॉइड सब्सिक्वेंटली, समझ गया आपको? तो व्हेन द अग्रीमेंट वाज मेड मिताली, दैट वाज वैलिड, बट सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स वॉइड। ठीक है, तो that is called as void subsequently. So what is valid contract? Is a contract which is enforceable by law. What is void agreement? Which is not enforceable by law. सही है? And voidable agreement. What is voidable? Voidable बता चुका हूं कल। voidable, void डिक्लेयर करने योग्य, सही है ना? बताया था कल मैंने। कौन से केस में होता है? हाँ, फ्री कंसेंट, बराबर है। वेयर, नवीन लिखो मत, वेयर द कंसेंट ऑफ वन पार्टी इज नॉट फ्री, इन दैट केस अग्रीमेंट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। मैंने भावेश के कनपट्टी पे गन रखी और भावेश को बोला तेरी गाड़ी मेरी, मेरे 500 तेरे, 500 रुपए में बेच दे मेरे को। भावेश ने कनपट्टी पे गन थी, डर के मारे मुझे हाँ बोल दिया। दैट इज अमाउंट टू कोअर्शन, कल बताया था, जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट करना, कोअर्शन, फिजिकल फोर्स के साथ, है ना? हाँ, तो कोअर्शन एक्सरसाइज करके मैंने उसका कंसेंट ले लिया, कनपट्टी पे गन रख के, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आज के बाद मेरी गाड़ी, गाड़ी इज अ कंसिडरेशन फॉर यू, सॉरी गाड़ी इज अ कंसिडरेशन फॉर मी एंड मनी इज अ कंसिडरेशन फॉर भावेश। सही है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ है, कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, म्यूचुअल कंसेंट है, सर्टेनिटी है, लेकिन फ्री कंसेंट वाला फैक्टर प्रेजेंट नहीं। अब गन पकड़ के बैठूंगा कनपट्टी पे तो कितने देर पकड़ के बैठू रे? एक समय के बाद तो मुझे निकालनी पड़ेगी ना। जैसे गन निकाली वैसे भागते हुए भावेश किधर जाएगा? कोर्ट में जाके क्या बोलेगा? जज साहब, ताराचंद सर के साथ जो गाड़ी बेचने का अग्रीमेंट हुआ था उसमें मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, सो आई वांट टू टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर वॉइड? हाँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गन निकालने के बाद भावेश भावनाओं में बह गया, उसने सोचा नहीं बाबा, ताराचंद सर ने अपने को पढ़ाया लिखाया, चार्टर्ड बनाया, अपना घर दार बीवी बच्चे सब ताराचंद सर की वजह, कुछ सब ताराचंद सर की वजह से। तो अब भावेश भावनाओं में बह चुका है, अब भावेश कोर्ट में जाना नहीं चाहता, मेरे खिलाफ केस फाइल करना नहीं चाहता। दैट मीन्स नाउ ही वांट टू रिटेन द अग्रीमेंट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट न रे। अब उसे वो वैलिड डिक्लेयर करना चाहता है ना, यानी वॉइड डिक्लेयर करे कि वैलिड रखे। ये किसके ऑप्शन में एक्सरसाइजेबल है? एट द ऑप्शन ऑफ भावेश। भावेश उस कंसेंट इज नॉट फ्री, मेरे ऑप्शन में थोड़ी है बे वॉइडेबल, मेरे ऑप्शन में वैलिड ही है। मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं ही गन रखूं, मैं ही कोर्ट में जाऊं क्या? ये बोलते हुए कोर्ट रख, जज साहब गन रख के कंसेंट लिया था, कैंसिल कर दो। मैं नहीं जा सकता। दिस अग्रीमेंट इज voidable agreement at the option of Bhavesh whose consent is not free. So what is voidable agreement? Is an agreement which can be declared as void. Declared as void at option of one party whose consent is not free. जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं था उसके ऑप्शन में ये अग्रीमेंट क्या है? वॉइडेबल है। डेफिनेशन समझी? व्हाट इज वॉइडेबल अग्रीमेंट? मींस एन अग्रीमेंट व्हिच इज वॉइडेबल या व्हिच कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। क्या बोला? एक बार बोलो। व्हाट इज वॉइडेबल? इज एन अग्रीमेंट व्हिच कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ, समझा? अच्छा, अब सर ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें ये वॉइड डिक्लेयर हो सकता है? तो ऐसे 3 सर्कमस्टेंसेस है जिस केस में ये वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। सर्कमस्टेंसेस नंबर 1,
नो फ्री कंसेंट, ये सभी को पता है मेरे ख्याल से, सभी को पता है। पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, तो इन दैट केस अग्रीमेंट बिकम्स वॉइडेबल। सही है। नंबर 2, लैप्स ऑफ टाइम, ES ना, लैप्स ऑफ टाइम। When time is an essence of contract, क्या बोला मैंने? When time is essence of contract, यानी बहुत आवश्यक है। कॉन्ट्रैक्ट में तुमने निर्धारित किया हुआ समय बहुत आवश्यक है। सर कैसे? जैसे कि मान के चलिए तीशा आप फर्नीचर वाले हो, तीशा फर्नीचर मार्ट, और मैं गंदेश कॉमर्स क्लासेस के डायरेक्टर ताराचंद सर हूं। मैंने एक नया ब्रांच नंदनवन में शुरू होने वाला है, कुछ दिन में होगा, फिर डिले हो गया प्रोजेक्ट थोड़ा कोरोना की वजह से। अब नई बिल्डिंग ही बनने वाली है, अच्छी खासी 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो वहां मैंने बिल्डिंग बना ली, मान के चलिए गंदेश कॉमर्स क्लासेस की नई ब्रांच शुरू होने वाली है, और नई ब्रांच शुरू होने वाली है इसलिए तीशा मैंने डेस्क बेंच मंगवाए तुमसे, फर्नीचर वाले हो ना, मैंने डेस्क बेंच मंगवाए। मैंने बोला मुझे 100 रुपए के भाव से 100 डेस्क बेंच लगेंगे, 10,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 10,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ, और मैंने ये भी बता दिया कि गंदेश कॉमर्स क्लासेस का इनॉग्रेशन 15 दिसंबर को है, तो मुझे 15 दिसंबर से पहले आप दे सकते क्या? आपने बोला यस सर, आई विल प्रोवाइड यू, सप्लाई यू। सो 15th of December इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसके बगैर मैं इनॉग्रेशन नहीं कर सकता। सही है। हाँ, 15 दिसंबर तक के आपने डेस्क बेंच सप्लाई किए ही नहीं, यू फेल टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन बिफोर अ टाइम लिमिट, जो तय हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में। टर्म था ना एक, टाइम ये वन ऑफ द टर्म था ना, आपने उसके पहले अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया क्या? नहीं किया। बात समझ में आ रही? तो यू फेल टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन, नाउ द अग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मी। मैं चाहूं तो 15 दिसंबर के बाद भी इस अग्रीमेंट को वैलिड रखूं, अदरवाइज वॉइड डिक्लेयर करके मैं दूसरे फर्नीचर वाले के पास भाग जाऊं। मैं तो अभी खुला सैंड बन गया ना। अरे 15 दिसंबर तक के उसने अपना ऑब्लिगेशन फेल हो गई, वो परफॉर्म ही नहीं किया, मैं तो खुला सैंड हूं। अभी तेरे से लू नहीं तो दुनिया से लू, तेरे को क्या करना? यू फेल टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन विद इन अ टाइम लिमिट। नहीं समझी बात? तो अग्रीमेंट मेरे ऑप्शन में वॉइडेबल बन गया ना। मैं चाहूं तो वैलिड रखूं, चल भाई अपनी बच्ची दे दे 20 दिसंबर 25 तक के दे दे, चलेगा, मैं इनॉग्रेशन फॉर्मेलिटी के तौर पे निपटा लेता विदाउट डेस्क बेंच। नहीं समझा? ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन एकदम स्ट्रिक्टनेस, नहीं सप्लाई किया, चल निकाल, 14 दिसंबर को तेरे को कॉन्टैक्ट करो, रिया फर्नीचर वाले, तू बता मेरे को तेरे पास है क्या डेस्क बेंच अवेलेबल? बोले है तो फिर दे दे मेरे को। कितने के भाव से देंगी? बोले 120 रुपए। चल जाने दे, 20 रुपए गए, लेकिन मेरा काम तो निकलेगा। तो मैंने क्या किया? वॉइड डिक्लेयर किया। उल्टा मैं 20 रुपए जो मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है ना, वो इससे वसूल लूंगा डैमेजेस के तौर पे। इज अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझा? वो आएगा, लास्ट पार्ट समझाऊंगा, लेकिन एग्जांपल समझाए। तो व्हेन टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ देयर इज अ लैप्स ऑफ टाइम देन द अग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। समझा? तीसरा, restrict to perform obligation। अगर कोई एक पार्टी किसी और पार्टी को अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से रेस्ट्रिक्ट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जानबूझ के लोग भेज रही या फिर मैं लोगों को भेज रहा, तुझे डेस्क बेंच मैन्युफैक्चर्ड करने से रोक रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली काड़े करके तेरे यहां लोहा सप्लाई करने से रोक रहा, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये चाहता हूं कि ये अपना एग्रीमेंट पूरा ना करे। बात कितनी इलीगलिटी में जाती है दैट इज अ मैटर ऑफ कोर्ट, वो छोड़ दीजिए, बट फैक्ट इज कि मैं इसे अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं।
नाउ द अग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ तीसरा। नहीं समझा कि वो चाहे तो कंटिन्यू करे कॉन्ट्रैक्ट को, अदरवाइज बारीक में निकल ले। बात समझ में आई? तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। ये दो समझ गए आपको? पहला इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग तो बोलने के लिए ये भी बोलते हैं कि वॉइडेबल अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट वेयर द कंसेंट ऑफ वन पार्टी इज नॉट फ्री। ये भी डेफिनेशन लिखते हैं लिखने के लिए, लेकिन ऐसे डेफिनेशन लिखना मेरे लिए थोड़ा सा गलत इसलिए है बिकॉज देयर आर 3 सर्कमस्टेंसेस जिस केस में अग्रीमेंट वॉइडेबल हो सकता है। बात समझी? इसलिए डेफिनेशन ये ज्यादा प्रॉम्प्ट है, करेक्ट है कि वैसे लिख दोनों लाइन सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखते समय ये ज्यादा बेटर होगा कि वॉइडेबल अग्रीमेंट मींस एन अग्रीमेंट वेयर व्हिच इज एन अग्रीमेंट व्हिच इज वॉइडेबल या व्हिच कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी व्हिच इज वॉइडेबल, वॉइड डिक्लेयर करने योग्य, वॉइड एबल, एबल समझता है एबल, हाँ, वॉइड डिक्लेयर करने एबल जो अग्रीमेंट है दैट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। समझ गया सबको? चलो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देखे अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिएबिलिटी। अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिएबिलिटी उसका मतलब ये है कौन सा एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, कौन सा उसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं ना अपन। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली पहला देखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वॉइड अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट व्हिच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। उसमें भी 2 प्रकार, वॉइड एड इनिशियो व्हिच इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन द अग्रीमेंट वाज made, void subsequently, that means when the agreement was made that was valid but subsequently it becomes void. बात समझी? Then voidable agreement, what is voidable? Voidable agreement means an agreement which is voidable at the option of one party whose consent is not free. A voidable agreement means an agreement where the consent of one party is not free. ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद illegal agreement. What is illegal agreement? इलीगल अग्रीमेंट, आप क्लास करते करते ढोकला खा सकते, कोई मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इलीगल अग्रीमेंट मींस व्हाट? कौन सा एग्जांपल बताएं? हाँ, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन। जैसे मैंने बोला रेलवे स्टेशन पे साक्षी जाओ, धमाका करके आओ, धमाका होने पे एक आदमी मरने पे 1 लाख रुपए दूंगा। भावेश जा बीवी को तलाक दे 5 लाख दूंगा। कितकी जाओ साक्षी के साइकिल की हवा छोड़ के आओ 500 रुपए दूंगा। ये सारे के सारे क्या है? इलीगल अग्रीमेंट। सही है ना? तो इलीगल अग्रीमेंट मींस एन अग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड IPC। क्राइम को रोकने के लिए भारत में IPC बना हुआ है, सुना है कि आपने? इंडियन पेनल कोड। तो इंडियन पेनल कोड ने जिस एक्ट को करने से मना किया है और उस एक्ट को करते हुए अगर आपने कोई अग्रीमेंट किया देन दैट इज इलीगल अग्रीमेंट। बात समझी? उसको पनिशमेंट क्या होंगी ये बात की बात है। दैट इज नॉट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैटर, दैट इज अ मैटर ऑफ इंडियन पेनल कोड। जो कायदा रिस्पेक्टिव कायदा एप्लीकेबल होगा, तेरे को पनिशमेंट देने के लिए धमाका किया इसलिए टेररिज्म एक्ट भी अप्लाई होता है, टाडा अप्लाई होता है। सुना है आपने? टाडा टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट, नहीं समझा? दैट इज टाडा। तो टाडा के अंडर में आपको केस फाइल किया जाएगा, IPC के अंडर में किया जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना ही मैटर आएगा कि तूने IPC के रूल्स को तोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज इलीगल अग्रीमेंट एंड एनफोर्स करा के मिलने वाला यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैटर समाप्ति। नहीं समझा? तेरे को पनिशमेंट कितनी देना है, कौन सी धारा लगानी है, वो सब टाडा और जो जो एक्ट एप्लीकेबल होंगे रिस्पेक्टिव वो देखते बैठेंगे। बात समझी? इलीगल अग्रीमेंट क्लियर है सबको? इज एन अग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड, रोकना, प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड बाय इंडियन पेनल कोड, दैट इज इलीगल अग्रीमेंट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अनएनफोर्सेबल? तो वो क्या था फिर? अनएनफोर्सेबल यानी विच इज नॉट एनफोर्सेबल। तो वॉइड क्या था? और आपने नोटिस नहीं किया, एक फर्क नहीं देखा? हाँ,
ये अग्रीमेंट लिखा है, सॉरी ये अग्रीमेंट लिखा है, और ये अबे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इनफोर्सिबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है बताओ एक बार? Which is enforceable by law, then it becomes a contract ना। तो मैं तो बात कॉन्ट्रैक्ट की कर रहा ना, मैंने वर्डिंग बराबर लिखा है, आप नोटिस करो, मैंने अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, अग्रीमेंट थोड़ी लिखा है, और वहां वॉइड अग्रीमेंट लिखा है। अच्छा सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखते तो चलता क्या रे? अगर मैं वॉइड अग्रीमेंट की बजाय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिख दूं कितकी चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मतलब ये होता है यार कि ऐसा अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो मैं उसको वॉइड अग्रीमेंट ही लिखूंगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखना गलत ही हो जाएगा उसको, शब्द को। ये तो ऐसी बात हो गई कि रिया की शादी हुई नहीं है और मैं पूछ रहा रिया तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले सर मिसेस रिया। बोला मैरिड हो क्या? नहीं, लेकिन नाम क्या है? मिसेस रिया। तो कॉन्ट्रावर्सियल नहीं हुआ भावेश? कॉन्ट्रावर्सियल हुआ ना दोनों स्टेटस। तो वैसे ही अगर मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिख दूं तो मिसेस रिया बन गया ना। बात समझ में आई? हाँ, इसलिए वॉइड अग्रीमेंट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अपने आप में क्या है? इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। सही है? चलो, तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, यानी उर्वी इतना तो पक्का कि इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। नहीं समझा? ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इतना पक्का। लेकिन फिर भी वो अनएनफोर्सेबल है बिकॉज देयर आर सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, एरर्स, और द लीगल फॉर्मेलिटीज आर इनकम्प्लीट। फिर भी ये unenforceable है। Unenforceable contract means a contract which is where the legal formalities incomplete। जहां कोई ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज कैसी है उर्वी? इनकम्प्लीट है, या वेयर देयर आर सम टेक्निकल डिफेक्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट। सर कैसे? सुनो बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए साक्षी ये बिल्डिंग मेरी है, मैंने आपको 1 करोड़ में बेच दी। आई एम अ सेलर, यू आर बायर। मैंने आपको 1 करोड़ में बेच दी, ठीक है? और बोला रजिस्ट्री लगानी है क्या? तो बोले साक्षी नहीं ना, जाने दो, आपकी पुरानी रजिस्ट्री मेरे को दे दो। मेरी पुरानी रजिस्ट्री, मेरी नाम से रजिस्ट्री होंगी ना प्लॉट की, हाँ, वो वाली रजिस्ट्री मैंने तुमको हैंड ओवर कर दी, तुमको दे दी, 1 करोड़ ले लिए। बोला पोजीशन 15 दिन बाद घर खाली करके देता। बोले ठीक है सर, 15 दिन बाद आऊंगी। 15 दिन बाद ये मेरे घर पे आई, इसको मैंने भगा दिया। बोला ये घर तो मेरा ही है। बोले ऐसे कैसे, तुमने 1 करोड़ तो ले लिए? बोला हाँ 1 करोड़ लिया, लेकिन नाम देख किसका है? अभी भी मेरा ही है। बोले ऐसे कैसे नहीं दोगे, मैं कोर्ट में जाऊंगी। मैं बोला जा। कोर्ट में गई, जज ने पूछा क्या ताराचंद सर आपने 1 करोड़ लिए? मैंने बोला हाँ, बेशरम जैसे। फिर उसको घर क्यों नहीं दे रहे? मैंने बोला जज साहब गवर्नमेंट रिकॉर्ड खोलो, देखो किसका नाम है? मेरा है। रजिस्ट्री देखो किसका नाम की है? अभी भी मेरे नाम की है। तो उसका कैसे हो गया? यानी सब कुछ होते हुए भी, यानी ऑफर है उसका एक्सेप्टेंस है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, म्यूचुअल कंसेंट है, फ्री कंसेंट है, सर्टेनिटी है, पॉसिबल टू परफॉर्म है, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। सब कुछ होते हुए भी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हुए भी, एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हुए भी, कोर्ट इस अग्रीमेंट को कोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा बिकॉज द लीगल फॉर्मेलिटीज आर इनकम्प्लीट। क्योंकि टीपी एक्ट में, टीपी टाइम पास नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है कि आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है तो इट शुड बी इन रिटन एंड रजिस्टर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा लिखा है। हमने लीगल फॉर्मेलिटी को कॉम्प्लाई किया क्या? नहीं किया, और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कशिश।
तो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से आप कोर्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हुए भी, एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हुए भी आप इस अग्रीमेंट को कोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे। बात समझी कि नहीं समझी? हाँ, सब कुछ है फिर भी एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे हैं। क्लियर है सबको? सो दैट्स व्हाई इट इज अनएनफोर्सेबल। नहीं समझाऊंगा तो और एक एग्जांपल देता हूं। एक और, मैंने अपना शेयर सर्टिफिकेट रिया को बेच दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैंने 50,000 पे बेच दिया। शेयर सर्टिफिकेट इसको दे दिया, इससे 50,000 रिया से मैंने ले लिए। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हो गया। कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है, सब कुछ है। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 जो नया कंपनीज एक्ट आया, उसमें लिखा है कि इफ यू वांट टू ट्रांसफर योर शेयर, तो फॉर्मेलिटी ये कहती है तीशा कि एक ट्रांसफर फॉर्म लीजिए। ट्रांसफर फॉर्म में ट्रांसफरर के कॉलम में मेरे डिटेल्स डालिए, ट्रांसफरी के कॉलम में रिया के डिटेल्स डालिए, सिग्नेचर लीजिए, स्टैम्प ड्यूटी लगाइए, कंपनी के हेड ऑफिस को भेजिए या ट्रांसफर एजेंट के थ्रू जो भी है रजिस्ट्रार, उसे भेजिए। वो उस ट्रांसफर फॉर्म के जरिए रजिस्टर ऑफ मेंबर में से मेरा नाम काटेगा, रिया का नाम डालेगा। बात समझ में आई? दिस इज अ लीगल फॉर्मेलिटी। हमने कंप्लीट की क्या? जब शेयर बेचा फिजिकल फॉर्मेट में, डीमैट में नहीं, फिजिकल फॉर्मेट में, तो ट्रांसफर फॉर्म साइन करवा लेना था ना कितकी। तो ट्रांसफर फॉर्म पे जब शेयर बेचा जाता है ना, तो ट्रांसफर फॉर्म पे ट्रांसफरर के कॉलम में मेरी साइन लेनी पड़ती। इसको शेयर सर्टिफिकेट देने से वो तेरा नहीं होता बे, इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। पढ़ चुके हो क्या एसपी में, ABS में? शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसका नाम उसके ऊपर मेंशन है वो उसका मालिक है। फिर भले वो शेयर सर्टिफिकेट रिया के हाथ में चला जाए, वो उसका होने वाला नहीं। उस शेयर सर्टिफिकेट में ढोकले खाने के अलावा कोई काम नहीं है उसका। मैं सीधा क्या करूंगा, एक FIR फाइल करूंगा, भाई मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया, FIR की एक कॉपी कंपनी को भेजूंगा, कंपनी विल रीइश्यू द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट फॉर मी। खत्म। नहीं समझा? इसलिए जब भी शेयर बेचा जाता है, ट्रांसफर फॉर्म पे साइन ट्रांसफरर की लेके बेचा जाता है। लेकिन इस लीगल फॉर्मेलिटी को हमने कंप्लीट नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था ना। वैलिड होते हुए भी अगर ये चिल्लाते हुए कोर्ट में लेके गई, तो कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि तूने लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की। बात समझी? हाँ। तो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होती, कब नहीं होती? व्हेन अग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, नोटराइज नहीं है, उस केस में लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होती, या देयर आर सम टेक्निकल एरर्स। समझा? चलो, तो दैट इज कॉल्ड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिएबिलिटी हमने 5 कितने प्रकार देखे? 5। व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसमें भी दो, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड। अच्छा, वॉइड सब्सिक्वेंटली को मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह सकता क्या रे? ये मेरा क्वेश्चन है, आपको बात समझी? वॉइड सब्सिक्वेंटली को मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह सकता क्या? कि वॉइड अग्रीमेंट ही कहूंगा? वॉइड अग्रीमेंट कहूंगा पक्का? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह सकता, क्योंकि जब अग्रीमेंट हुआ था तब वो कॉन्ट्रैक्ट था ना। कॉन्ट्रैक्ट था यानी ही एनफोर्सेबल बाय लॉ था। वो तो वॉइड सब्सिक्वेंटली हुआ ना, जिसकी वजह से होने जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था वो वॉइड बन चुका है। नहीं समझा? तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड सब्सिक्वेंटली। नहीं समझा? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइड सब्सिक्वेंटली। आगे चल के वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया क्योंकि घोड़ा मर गया, भूकंप आके बिल्डिंग अंदर चली गई। लेकिन जब अग्रीमेंट किया तब तो वैलिड था ना। अरे समझा क्या? जब अग्रीमेंट किया, भावेश और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों साउंड माइंड थे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के वॉइड हो गया, क्योंकि आगे चल के
पागलबंदी, समझ गया, समझा ना? हाँ, छोटे छोटे ये ऐसा क्यों पढ़ाना पड़ता है, ये तब काम में आता जब एमसीक्यूज आते हैं, उससे वो लोग तुमको घुमा देते, तुम घूम जाते उसमें एमसीक्यूज में ऐसे पूछा जाता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलूं कि वॉइड अग्रीमेंट बोलूं, बच्चा घूम जाता उसमें। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है किसी सर्कमस्टेंसेस में? बिल्कुल हो सकता है, वॉइड सब्सिक्वेंटली में हो सकता है, होना ही है तो, समझा? Then illegal agreement means an agreement which is prohibited by Indian Penal Code. Then unenforceable contract is a contract where the legal formalities are incomplete or there are some technical defects, errors. समझ गया? पूरा मैटर समझ चुका है? दो क्वेश्चन है, पहला तो मैं पूछ चुका हूं, मेरे लेक्चर फिक्स है, मेरे पूरे लेक्चर्स एज इट इज रटे हुए हैं, इसलिए मैंने लॉ पढ़ाना छोड़ दिया था, सारी किताबें मैंने खाली थी। एक लेवल के बाद मैं इरिटेट हो गया था। अकाउंट्स में इरिटेट नहीं होते क्योंकि बहुत सारे फ्लक्चुएशंस के साथ आप बता सकते हैं, यहां उतने फ्लक्चुएशंस के साथ बताना मुश्किल है क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपडेट नहीं होता, कंपनीज एक्ट अपडेट होता है, नहीं समझा? उसका स्ट्रक्चर 1872 में जब से बना है जैसा का वैसा पड़ा हुआ है कोई चेंज ही नहीं होता, तो टीचर ही बदल जाता फिर एक लेवल के बाद। अब मुझे लगा कि वो 2-3 साल गैप गिर गई, अब मैं भूल जाऊंगा, वापस मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो एज इट इज मुझे वापस याद आ रहा है पूरा का पूरा। जहां वो लेक्चर खत्म होता है वही लेक्चर खत्म होगा, आज यहाँ खत्म होगा, उसके बाद के 2 क्वेश्चन वैसे ही, हर साल वही डायलॉग, वही केस स्टडीज, वही सेम, उसके बाद का लेक्चर कल यहाँ समाप्त होगा, फिक्स है, बिल्कुल रटे हुए हैं अभी 16 साल होने की वजह से वो रट जाते हैं, ऐसा ही होता है, 1.5 साल में 12 भी तुमको रट जाएगा तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, चलो पहला क्वेश्चन तो पूछ लिया मैंने कि वॉइड अग्रीमेंट बोलूं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलूं, यही मेरा पहला क्वेश्चन था जो बीच में पूछ लिया। सेकंड क्वेश्चन, क्या सेंटेंस सही है? ऑल void agreements are illegal कि all illegal agreements are void? all पक्का? कैसे प्रूव करके बताइए? प्रोहिबिटेड है तो ऑब्वियसली वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, लेकिन उल्टा प्रूव करके बताइए। इलीगलिटी थोड़ी है ना, सही है, वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ था, वॉइड था, लेकिन इलीगल कहा था? मैंने लॉलीपॉप दिखा के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर डाला तो क्या क्राइम कर डाला क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्स, अग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इज वॉइड बट नॉट इलीगल। सो वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है, लेकिन सारे इलीगल कहीं ना कहीं वॉइड होते ही है। बात समझ में आई? अगर वॉइडेबल अग्रीमेंट या इलीगल अग्रीमेंट में आपने कोई बेनिफिट्स लिए हैं तो वो बेनिफिट्स आपको रिस्टोर करने पड़ते, रिस्टोर बोले तो वापिस करने पड़ते हैं। इलीगलिटी का या वॉइडेबल का नाम लेके आप उसको पचा नहीं सकते। अरे समझा क्या? चलो, तो यहां पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आगे का पोर्शन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस हम हमारे अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहां पे रुकते, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।